चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जिस तरह से राजनीति में अब एंट्री कर गए हैं, मतलब अब विधानसभा में अपोजिशन के अंदर जब वो बैठेंगे तो क्या वो आने वाले समय में आरजेडी, कांग्रेस इनके जगह पर ज्यादा भारी होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सवाल केवल बीजेपी और अन्य सत्तारूढ़ पार्टियों से नहीं, आने वाले भविष्य के लिए भी बड़ा प्रश्न अब बनकर आ रहा है कि क्या बीजेपी को उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट से हराकर जनसुराज देश की राजनीति को एक नया रूप देने जा रही है। चर्चा सभी विषयों पर डिटेल से होगी, लेकिन शुरू से शुरू हमेशा की तरह। साथियों, देश के अंदर 3 जगह इलेक्शन थे, एक गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार में। स्टेट के अंदर 3 अलग अलग सीट्स थी। पहली सीट मध्य प्रदेश की, जहां पर घनश्याम सिंह जो कि कांग्रेस से थे, वो 6000 वोटों से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार को हरा दिए हैं। यह भी बाई इलेक्शन था। हालांकि बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में जहां उनकी सरकार है और बिहार में जहां उनकी सरकार है, हारना एक बड़ा फेलियर कंसीडर किया जाएगा। ऐसे ही गुजरात के अंदर बीजेपी अपनी सीट को 30,000 वोटों से बचाने में कामयाब हुई है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट सीट थी वो बिहार की थी, जहां पर जनसुराज पार्टी के जो फाउंडर हैं प्रशांत किशोर, वो 19,246 वोटों से जीत गए हैं। 32 राउंड की इस काउंटिंग के अंदर प्रशांत किशोर 19,324 वोट से जीते और इन्होंने नीरज कुमार को, जो बीजेपी की तरफ से थे, उन्हें पटखनी दे दी है। सेकंड नंबर पर नीरज कुमार रहे और थर्ड नंबर पर रेखा कुमारी रही, जो कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की तरफ से थी। बांकीपुर उपचुनाव के अंदर ये 3 चेहरे, जिनमें जनसुराज के प्रशांत किशोर के द्वारा नीरज कुमार सिन्हा को हराया गया है। नंबर तीसरे पर रेखा गुप्ता रही, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नंबर 2 पर रही थी। आप नितिन नवीन के बाद सबसे ज्यादा वोट पाई थी। लेकिन अब प्रशांत किशोर के साथ चुनाव लड़ते समय प्रशांत किशोर नंबर 1 पर आए हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, थोड़ा बाई इलेक्शन भी समझ लीजिए। बाई इलेक्शन किसी भी सीट पर, फिर चाहे वो एमपी का हो या फिर एमएलए का हो, यदि पद पर, मतलब जब विधानसभा या विधायक चुन लिया गया हो विधानसभा के लिए और सांसद चुन लिया गया हो मतलब संसद के लिए, यदि उस दौर में किसी सांसद की या विधायक की या तो इस्तीफा हो जाए या मृत्यु हो जाए या वो अयोग्य हो जाए, ऐसी स्थिति में वहां पर री इलेक्शन कराना होता है। और ये इलेक्शन जो होता है ये बचे हुए टाइम पीरियड के लिए होता है। मान लीजिए कि बिहार विधानसभा 2025 में बनी है, तो 25 से 26 के लिए अगर 1 साल जा चुका है, तो 26 से बचे हुए 4 साल के लिए ही नया व्यक्ति री इलेक्ट होकर आएगा। मतलब कि दोबारा से चुनाव होगा, नया व्यक्ति यहां पर निर्वाचित होकर आएगा बचे हुए 4 साल के लिए। यानी कि समय सीमित रहता है, लेकिन 6 महीने से ज्यादा आप सीट को खाली नहीं रख सकते। इसी वजह से बांकीपुर में उपचुनाव हुआ। बांकीपुर में उपचुनाव जिस जगह हुआ उसे पटना पश्चिम के नाम से जाना जाता था, एक शहरी सीट के रूप में जाना जाता था। इसमें बिहार में जो बांकीपुर सीट है, यहां पर 30 साल से बीजेपी को कोई नहीं हरा पाया था। 1995 से लगातार इस सीट पर भाजपा का कब्जा है और पहले नितिन नवीन के पिताजी जो रहे नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, वो यहां पर विधायक रहे हैं। 2025 में जब चुनाव हुए तब नितिन नवीन यहां पर मतलब इलेक्ट होकर आए थे, लेकिन बाद में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो फिर वो राज्यसभा भेज दिए गए। नितिन नवीन लगातार यहां पर 5 चुनाव जीत चुके हैं, 2006, 2010, 2015, 2020, 2025। 2006 के अंदर वो उपचुनाव यानी कि बाई इलेक्शन जीतकर एंट्री किए थे। जो बांकीपुर का इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में जब ये 2025 का यानी नवंबर 2025 का जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन में नितिन नवीन 51,000 वोटों से जीतकर आए थे और नंबर 2 पर रेखा गुप्ता रही थी। अब सवाल बनता है कि फिर नितिन नवीन ने पद से इस्तीफा कब दिया, क्योंकि बाई इलेक्शन इनके पद से इस्तीफा देने के बाद ही हुआ था। तो साहब यहां पर बाई इलेक्शन जब हुआ, अब उसके बाद में बाई इलेक्शन की पहली पटकथा कहां से रची गई, तो बात है मार्च 30, 2026 की, जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार और नितिन नवीन ने राज्यसभा जाने के लिए अपनी सीटों से इस्तीफा दे दिया। तो नीतीश कुमार की जगह लल्लन सिंह मतलब अनअपोज्ड तरीके से जीत गए थे, तो उनको तो पहले ही विधायक बना दिया गया। बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नवीन का जो रिजाइन हुआ, यहां पर प्रशांत किशोर ने दावेदारी कर दी कि हम चुनाव लड़ेंगे इस सीट पर जब इलेक्शन होगा। तो भाई साहब ये तारीख आप देख रहे हैं जून 26, जब प्रशांत किशोर ने कहा कि वो यहां पर चुनाव कंटेस्ट करेंगे। इंटरेस्टिंग है कि जब बिहार विधानसभा का चुनाव था 2025 के अंदर, तो 2025 में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने चुनाव कंटेस्ट नहीं किया था। उन्होंने बिहार की 243 सीटों पर, जहां पर पूरी 243 विधानसभा सीटें हैं, उनमें लगभग 235 पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ा था, वो चुनाव लड़वा रहे थे। वो चुनाव रणनीतिकार के नाम से पहले ही जाने जाते रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने यहां पर चुनाव तब तो नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि हम चुनाव खुद लड़ने जा रहे हैं और जून 26 को उनका अनाउंसमेंट हो जाता है। 2026 में खुद बांकीपुर से चुनाव लड़ने के लिए उतर जाते हैं। अब क्या होता है, जब ये चुनाव लेने की मतलब उतरते हैं, उसी समय पर
बीजेपी ने अपनी तरफ से अभिषेक कुमार नाम के किसी व्यक्ति को चुनाव के अंदर टिकट दे दिया कि तुम बीजेपी के नाम से चुनाव लड़ लो। साहब अभिषेक कुमार चुनाव लड़ने के लिए उतरते हैं, 7 जुलाई के दिन की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली बीजेपी को यह कैलकुलेशन आती है कि हमने अभिषेक कुमार को उतार तो दिया, लेकिन वो प्रशांत किशोर के सामने कमजोर पड़ेंगे। इनसे 3 दिन के अंदर ही नामांकन वापस दिलवा दिया जाता है कि नहीं साहब, ये व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इनकी जगह किसी और को कैंडिडेट बनाया जाएगा। अभिषेक कुमार को हटाया जाता है और अभिषेक कुमार अपनी तरफ से 11 जुलाई को कहते हैं कि मेरे परिवार में कोई परेशानी है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। इनके स्थान पर नीरज सिन्हा नाम से एक नए योग्य उम्मीदवार को ढूंढकर, जो कि भाजपा युवा मोर्चा के लीडर हैं, उन्हें उतारकर चुनाव में भेज दिया जाता है प्रशांत किशोर के सामने चुनाव लड़ने के लिए। तो साहब नीरज सिन्हा का नाम जुलाई 10 को बाहर निकलकर आ जाता है। 2 लोग उम्मीदवार आमने सामने, प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा। नीरज सिन्हा अपनी तरफ से यहां पर राजनीति के अंदर चर्चित नाम उस क्षेत्र में है क्योंकि यहां पर भाजपा युवा मोर्चा के वो जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके पिताजी, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, वो बीजेपी के साथ लंबे समय से कनेक्टेड रहे हैं। इसी बीच में नीतीश कुमार जी जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक वीडियो उनका बाहर निकल कर आता है। खैर 30 जुलाई को वोट होता है। जब वोट होता है तो वोट बांकीपुर, दतिया और मंजलापुर तीनों असेंबली सीटों पर होता है। इनमें से 2 जगह बीजेपी हार चुकी है। ठीक है साहब। अब यहां पर बांकीपुर का जब चुनाव होता है तो इस बांकीपुर में वोटिंग परसेंटेज 34.24% ही रहती है। पिछली बार से यह 7% कम थी। पिछली बार बोले तो 2025 में यहां 41.39% वोटिंग हुई थी। इस बार यहां 34.3% ही वोटिंग रह जाती है। हालांकि इस सीट पर वोटिंग का ट्रेंड पहले से भी बहुत कम ही है। 2010, 15, 20, 25, 26 यहां पर परसेंटेज वोटिंग कभी भी 50% पार नहीं करी। इस बार सबसे कम वोटिंग परसेंटेज यहां पर नोटिस होता है। बाई इलेक्शन के अंदर सबसे कम वोटिंग परसेंटेज। कारण जाना जाता है कि पटना पश्चिम की जो सीट है, ये थोड़े पढ़े लिखे उम्मीदवार, पढ़े लिखे मतदाता हैं। बहुत सारे लोग व्यापार में व्यस्त हैं, कहीं कहीं दूसरी जगह माइग्रेट कर गए हैं। सबसे शिक्षित सीटों में से एक सीट ये मानी जाती है। इस सीट की जो समीकरण है वो अपने आप में चर्चा का विषय बनी क्योंकि ये लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रही है। 30 साल से सोचिए कि भाजपा इस सीट पर काबिज है। उसके पीछे का कारण कहा जाता है कि लालू का जो गुंडा राज रहा, उस गुंडा राज के समय पर इस क्षेत्र की जो भी मतलब व्यापारिक वर्ग है या जनरल कास्ट है, उन सब ने अपने लिए बीजेपी को चुना कि वो सुरक्षित रहेंगे इस पार्टी के साथ। यह जातीय समीकरण यहां पर कुछ इस तरह से बैठा कि यह सबसे हाई प्रोफाइल और वीआईपी शहरी सीटों में गिनी जाने वाली सीट है। यहां पर सबसे बड़ा जो वोटर है वो कायस्थ वोटर है। कायस्थ वोटर यहां पर पारंपरिक रूप से 70,000 वोटर्स हैं और 1995 से इस समाज के ही उम्मीदवार, यानी कि यहां पर नितिन नवीन हो या उनके पिताजी हो नवीन किशोर, वही यहां पर चुनाव जीतते आए हैं। बाकी अगर वोट गणित बताई जाए तो भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत सेकंड नंबर पर, यादव ओबीसी थर्ड, मुस्लिम समाज नंबर 3 और अनुसूचित समाज जो है वो 31,000 वोट के साथ इस सीट की समीकरण में है। भाजपा के पक्ष में समीकरण हमेशा से यहां बनती आई है। कुछ पर्टिकुलर जो वार्ड्स हैं वो तो पूरी तरह से माने जाते हैं कि सब बीजेपी के हैं। कहते हैं कि सवर्णों का इस क्षेत्र में पूरी तरह से झुकाव अब तक भाजपा के साथ ही रहा है। मतलब यहां पर पटना का पढ़ा लिखा, व्यापारी और सवर्ण बहुल इलाका, ये जो स्थानीय क्षेत्र है, यहां पर पीएम मोदी और बीजेपी को चुनाव मतलब जीतते हुए आए हैं। इस सीट को लेकर के बीजेपी के अंदर कहते हैं कि इतना विश्वास था। एक वीडियो वायरल हुआ, हालांकि इसकी सत्यता अभी तक प्रमाणित नहीं हुई है। कई जगह इसे डॉक्टर्ड वीडियो कहा जा रहा है क्योंकि चुनाव के समय चलने लगता है, जिसमें रवि प्रसाद जी कहते हुए मिल रहे हैं कि यहां से हम कुत्ता बिल्ली भी खड़ा कर देंगे तो वो चुनाव जीत जाएगा। पता नहीं किस कंटेक्स्ट में, लेकिन एक वीडियो तैरने लगा बाहर जिस पर प्रशांत किशोर लोगों को यह कहते हुए मिले कि सोचिए कि आप लोगों की क्या इमेज है, भाजपा आप लोगों को इतना ग्रांटेड लेती है। खैर चुनाव में जो भी हुआ, इस वीडियो के ऊपर प्रतिक्रिया रही। अब इस बार का चुनाव खास क्यों था? क्योंकि पिछली साल 2025 में जब चुनाव हुआ तो बिहार के अंदर चुनाव लड़ा गया था अपने नीतीश कुमार जी के चेहरे पर। नीतीश कुमार जी जो हैं वो लगातार अपनी तबियत को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर सुर्खियों में रहे थे। नीतीश कुमार जी को राज्यसभा में भेज दिया गया नितिन नवीन के साथ साथ। जब उनको वहां से राज्यसभा भेजा गया, सीएम की कुर्सी खाली हुई और भाजपा ने अपने चेहरे सम्राट चौधरी को वहां पर बिठा दिया। असल में सम्राट चौधरी पहले भी बीजेपी की तरफ से माना जा रहा था कि सीएम के दावेदार होंगे, लेकिन जब बिहार की जनता नीतीश कुमार के नाम पर ज्यादा कन्विंस होती है तो यह चुनाव नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा गया।
प्रशांत किशोर लगातार यही कहते आए इस पूरे चुनाव के दौरान कि सम्राट चौधरी जनता की पसंद नहीं है। भाजपा ने नीतीश कुमार का चेहरा दिखाकर सम्राट चौधरी को बिठा दिया है। जनता अगर इस इलेक्शन में हमारे साथ आती है तो वो सीधा यही बताएगी कि उन्होंने सम्राट चौधरी को सेलेक्ट नहीं किया है। और प्रशांत किशोर इस बात के लिए चुनाव प्रचार में उतर जाते हैं। कई वीडियो आते हैं जिसमें वो पुलिस के साथ जहां जहां पर कोई भी कार्य गलत हो रहा है उसके खिलाफ मुखर होकर के बात रखते हुए दिखाई देते हैं। प्रशांत किशोर चुनाव में बहुत ही तत्परता से उतरते हैं। पुलिस जो कि प्रशासन चलता है, साथ साथ राज्य सरकार के, उस पटना के एसएसपी के खिलाफ आप इलेक्शन कमीशन को शिकायत देते नजर आते हैं कि पुलिस यहां पर दबाव बना रही है, लोगों को वोट देने के लिए अपने मर्जी से लेकर आ रही है। प्रशांत किशोर खुल करके ये सब बड़ा स्मार्ट तरीके से प्रयास करते हैं जनता को कन्विंस करने का कि देखिए नीतीश कुमार जी से कोई बैर नहीं है, नीतीश कुमार जी के नाम पर सम्राट चौधरी बिठाए गए जो गलत है। हम तो चाहते हैं कि भाजपा के लोगों को यह पता चले कि बिहार ग्रांटेड नहीं लेना है। पीएम मोदी बिहार में ज्यादा ध्यान दें, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। किसी को भी बिठा देंगे, कुत्ता बिल्ली चुनाव जिता देंगे, यह नहीं होना चाहिए। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के कोर वोटर को भी पकड़ा, वहीं साथ ही साथ में यह भी प्रयास सुनिश्चित किया कि मतलब आगे आने वाले समय में बहुत ही तरीके से इस क्षेत्र में काम अगर करना हो तो क्या तरीके रहे। तो पूरे दौर में कलेक्टर की तारीफ करते रहे, इलेक्शन कमीशन की तारीफ करते रहे, एसएसपी को निशाना बनाते रहे। मतलब जो चुनावी रणनीति वो औरों के लिए बनाते हैं, खुद के लिए वो बढ़िया से उसको करने में कामयाब रहे। यहां पर प्रशांत किशोर की रणनीति बहुत अच्छे से थी कि वो बार बार लोगों को बता रहे थे कि आप नीतीश कुमार को वोट देते थे, सम्राट चौधरी को नहीं। भाजपा ने आप लोगों को सम्राट चौधरी दे दिए हैं जो आपकी पसंद नहीं है, इसलिए आप जनसुराज को जिताकर ऊपर संदेश भेजिए ताकि केंद्र सरकार सम्राट चौधरी को हटाए। ये बार बार जनता को यही बोलने का प्रयास कर रहे थे कि आप मुझे नहीं जिता रहे हैं, आप ऊपर संदेश भेज रहे हैं, आप बीजेपी को ही ऊपर संदेश भेज रहे हैं कि हमें यह मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। इन्होंने अपने सीट को केंद्र तक संदेश भेजने का तरीका चुना। हो भी क्यों ना, क्योंकि चूंकि यहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की पारंपरिक सीट थी और जब वो यहां से निकलकर इतने बड़े राष्ट्रीय दल के एक नेता के रूप में गए हैं तो यहां की जनता हो सकता था कि यहां पर उन्हें रिवार्ड स्वरूप ही ये सीट जिताकर दे देती कि चलो अब आप जाएंगे तो हमारा ज्यादा ध्यान रखेंगे। लेकिन लोगों ने इसका बिल्कुल उलट किया। यह अपने आप में प्रशांत किशोर को पूरे देश में एक चेहरे के रूप में चमका गया, क्योंकि बीजेपी जिस जगह लगभग 22 जगह सत्ता में है, ऐसे में जहां भी भाजपा शासन में है वहां पर यह संदेश जाना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपनी सीट नहीं बचा पाए, तो प्रशांत किशोर सब जगह सुर्खियों में आ रहे। प्रशांत किशोर की यह जीत के कई मायने हैं। सबसे पहला मायना यही है कि यहां पर जातिवादी मॉडल की जगह गवर्नेंस की चर्चा हो रही है। कारण क्योंकि प्रशांत किशोर पांडे हैं, ब्राह्मण हैं, और जिस जगह से चुनाव जीतकर आए हैं वहां पर सत्ता समीकरण कायस्थ लोगों के पक्ष में था, भाजपा का परंपरागत वोट था। तो यहां पर गवर्नेंस यानी कि सम्राट चौधरी को चुनौती देने के लिए आप वोट के अंदर पार्टिसिपेट कर गए। नंबर दूसरा, भाजपा तो चलो इस जगह पर जो भी असर पाएगी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जेडीयू और आरजेडी को आएगी। जेडीयू जिसने भाजपा के साथ बनकर के सरकार चला रखी है, गठबंधन के अंदर अभी भी 243 में से 200 से पार एनडीए के पास विधायक हैं। ऐसे में जेडीयू के लिए मुश्किल यह है कि नीतीश कुमार जी अगर चेहरा नहीं रहे तो आने वाले समय में जेडीयू का वोटर भी अब हो सकता है प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो जाए। प्रशांत किशोर अगले इलेक्शन में हो सकता है किंग मेकर बनकर आए। दूसरी मुसीबत आरजेडी की है। लालू यादव अपनी जो राजनीतिक विरासत तेजस्वी को ट्रांसफर कर रहे थे, असल मायने में तेजस्वी इस पूरे चुनाव से नदारद पाए गए। राजनीतिक रूप पर इनकी यह प्रतिक्रिया, मतलब लोगों का मानना था कि आप ग्राउंड पर नहीं दिखाई दिए, और अगर ऐसा हुआ तो विपक्ष में बैठकर प्रशांत किशोर चाहे एक ही सीट पर बैठे, लेकिन वो आने वाले टाइम में बिहार के अंदर अपोजिशन को रिप्रेजेंट करने लगेंगे। यह अपने आप में अपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक तरफ भाजपा का नुकसान कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी सीट गंवाई, दूसरी तरफ विपक्ष का कि अब विपक्ष के नाम पर, क्योंकि 243 में से 201 पर तो एनडीए खुद बना हुआ है, तो जो 30-35 सीटें कुल बची हुई हैं उनमें भी अगर एक प्रशांत किशोर हैं, मीडिया प्रबंधन उन्हें आता है और वो सही तरीके से अपनी बातों को रख करके बिहार में विपक्ष का अब एक अच्छा चेहरा बनने का प्रयास करेंगे। नंबर तीसरा, सम्राट चौधरी, इनके लिए आने वाला समय टफ हो सकता है। इतना प्रचंड बहुमत होकर भी अगर एक सीट पर हार गए, आपके पास बाई इलेक्शन माना जाता है कि जिनकी सरकार होती है वो बाई इलेक्शन जीत ही जाते हैं।
अनटिल अनलेस वहां पर कोई इमोशनल वोटिंग ना हो। ऐसे में जब इनके पास सारी व्यवस्था थी, जनता को आने वाले 4 साल का विश्वास था कि भाई भाजपा की ही सरकार है, हमारे एक सीट पर हरा देने से सरकार तो नहीं बदल जाएगी, लेकिन प्रशांत किशोर यह समझाने में कामयाब हो गए वोटर को कि यदि आपने मुझे जिता दिया तो अब सम्राट किशोर के खिलाफ, चौधरी के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त कर देंगे। आप सोचकर देखिए कि जिस क्षेत्र में अभी 4 साल और सरकार रहनी है, उन लोगों के अंदर से यह डर खत्म कर देना कि सम्राट चौधरी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप तो प्रधानमंत्री को संदेश दे रहे हैं। और यही हुआ, आप चुनाव जीतते ही जो भाषण दिए उसमें भी यही लाइन बार बार बोले कि हम तो प्रधानमंत्री को बताए हैं कि साहब आप मुख्यमंत्री अलग गलत बना दिए हैं। मतलब समझिएगा, एक सीट से आप केंद्र तक संदेश दे दिए। अब अगर भाजपा दबाव में आकर सम्राट चौधरी हटा भी देती हैं तो भी इनकी बड़ी जीत कंसीडर की जाएगी, नहीं भी हटाती है तो ये कहते रहेंगे कि देखते रहिए हम तो विपक्ष में अपनी बात उठा ही रहे हैं। कुल मिलाकर के ये अपने आप में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने पर सारा की सारा मामला इन्होंने डाल दिया है। ठीक है साहब। अब तीसरी बड़ी बात, चूंकि गठबंधन में जितने भी इनके साथी दल हैं एनडीए के अंदर, चाहे वो राजनीतिक दलों के अंदर बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, एचएएम, आरएलएम, जो 5 पार्टियां बड़ी हैं, ये सब पार्टियां, क्योंकि अब तक यहां पर पीछे 35 सालों से बिहार में कोई भी एक दल सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुआ है। सब सहयोगी गठबंधन मिलकर सरकार बनाते हैं। महागठबंधन में 7 दल बैठकर बैठे हुए हैं अपोजिशन में। तो जब सत्ता पक्ष के अंदर ऑलरेडी 5 दल हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई दल कभी ना कभी किंग मेकर की भूमिका में आता है। माना कि वो एक सीट से किंग मेकर तो नहीं बनेंगे, लेकिन विपक्ष की उम्मीद जरूर बनेंगे। वो विपक्ष में ऑलरेडी 7 पार्टियां हैं, अब प्रशांत किशोर अपने आप में विपक्ष की उम्मीद बनकर आएंगे। बिहार के अंदर जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार फैक्टर काम किया, भाजपा ने मिलकर के काम किया, वोट कटवा से अब गेम चेंजर की जो छवि प्रशांत किशोर की बनकर आ रही है, यह आने वाले समय में लोगों को बहुत ज्यादा विचारने का तथ्य देगी। अब बड़ा सवाल यह बना कि आफ्टर ऑल अभी तात्कालिक कारण क्या रहे। तो तात्कालिक कारणों में केंद्र सरकार ने जो यूजीसी के नियमों में बदलाव किए थे ना, जिसके चलते कॉलेज विश्वविद्यालयों के अंदर, हमने इस पर डिटेल वीडियो किया हुआ है, जिसमें यह था कि कॉलेज के अंदर किसी भी सवर्ण विद्यार्थी पर अगर कोई भी अदर कास्ट का छात्र आरोप भी लगा देता है तो उसके ऊपर एक्शन हो सकता है, उसको कॉलेज से हटाया जा सकता है, तमाम तरह की डिग्रियां रोकी जा सकती है। उससे कहीं ना कहीं आज हमारे राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर भी बड़ी संख्या में सवर्ण जाति के लोग इस बात को लेकर के कि यूजीसी के नियमों को वापस लो, वो प्रोटेस्ट पर ऑलरेडी उतरे हुए हैं। तो इसका असर कहीं ना कहीं भीतर गाहे चल रहा है। कहीं ना कहीं राम मंदिर के अंदर जो चढ़ावा चोरी का मामला हुआ, वो कहीं ना कहीं जनरल कास्ट के अंदर, विशेष रूप से वो सवर्ण वर्ग जो कि उस व्यवस्था में विश्वास रख रहा था कि ये लोग हैं जो कि सही तरीके से पैट्रनेज कर रहे हैं चीजों का, उनको अंदर से इस बात का बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर आ रहा है वो ये कि हाल ही में जो छात्र आंदोलन हुआ, जिस छात्र आंदोलन में सरकार प्रोटेस्ट से हट गई, मतलब कि एक तरह से कहिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे गई, उससे कहीं ना कहीं क्षेत्र में यह भाव गया कि बीजेपी ऐसा भी नहीं है कि इससे डर के रहने की आवश्यकता है। क्योंकि अब तक जो इमेज बनाई जा रही थी वो ये थी कि भाजपा के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। छात्रों ने आकर के यह सिद्ध कर दिया और एक सांसद को उनके शिक्षा मंत्री के पद को देने के लिए मजबूर कर दिया। यह स्थिति जब पहुंच करके नीचे पहुंची तो इसको इस तरह से देखा गया कि नहीं किया जा सकता है। वो ये जो एक तरह से कहते हैं ना विश्वास बहाली हुई, इसका परिणाम कुछ यहां पर कई फैक्टर्स को जोड़ा जा सकता है। लेकिन हां, यह सत्य है कि प्रशांत किशोर की जीत ने आने वाले समय में राजनीति के लिए बहुत से लोगों के अंदर कई तरह के विश्वास और मतलब एक तरह से समझिए कि राजनीति में, डेमोक्रेसी के अंदर विश्वास बहाली की होगी। बाकी आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए।